हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सरकारी अध्यापक पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत हद तक अब हो चुकी होगी सीटेट एग्ज़ाम के लिए। आप में से अगर किसी को भी सीटेट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, लगभग 19 दिन का समय बाकी है एग्ज़ाम में। आप में से कोई चाहता है कि नोट्स को परचेज़ करना चाहता है तो जो सामने नंबर आपके गिवन है इस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं फॉर सीटेट नोट्स। क्लियर है इतनी बात? अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपना आज का सेशन, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी को। आप सभी इस बात से अवेयर होंगे कि हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के, चाहे वो 2018 का पेपर हो, चाहे वो 2019 का हो, चाहे वो सीडीपी हो, हिंदी हो, ईवीएस हो या फिर मैथ्स हो। हम सारे पेपर्स को आपके सामने जितना ज़्यादा पॉसिबल है डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2019 का पेपर 1 में जो हिंदी का पेपर आया था, कंप्लीट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 15 जिसमें पेडागॉजी होंगे और 15 का कंटेंट होगा। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन में आपको बने रहना है, ठीक है? सेशन में एंड तक आपको बने रहना है और आप बहुत कुछ सीख कर सेशन से जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो, आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। चैनल को जाने से पहले आप वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर विज़िट कर लें। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, उनको चाहें तो आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने पेपर पर। जो प्रीवियस ईयर हम 2019 जुलाई का पेपर हिंदी का यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सब रेडी होंगे, एक एनर्जी के साथ रेडी रहिए, ठीक है? बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेट कर पाएँ आप और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ लेते हैं पैराग्राफ जो आपको यहाँ पर गिवन है, जिसको बोला जाता है गद्यांश। तो उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? गद्यांश क्या कहता है? मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वो अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा और सत्कार करता है। ये कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए हैं। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। अब ये हमने पढ़ लिया पैराग्राफ, गद्यांश पढ़ चुके हैं। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमें देखना है। आप समझ गए होंगे गद्यांश किस बारे में है। सीधा सीधा इस बारे में है कि अच्छे कर्म करिए, सही कर्म करिए, उत्साह के साथ रहिए, सेवा भाव रखिए, ठीक है? और क्योंकि हमें एक ना एक दिन जाना है। अगर आप अपने लिए आए, अपने लिए किया और चले गए तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हो, दूसरों के लिए अच्छा करते हो, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, तो बहुत समय तक आपको लोग याद रखेंगे। आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद रखेंगे। आगे भी थोड़ा सा है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। अच्छे कर्म करो और अच्छे गुणों को अपने अंदर रखो। यही सारी बातें इसमें कही गई हैं। पहला क्वेश्चन इस पर बेस्ड जब हम देख लेते हैं, कहता है 91 ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो अनुच्छेद में प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है। इसमें एक भाग में अशुद्धि है, एक पार्ट क्या है, रॉन्ग है, कहीं ना कहीं शब्द में कुछ गड़बड़ है। वो भाग कौन सा है जिसमें अशुद्धि है? ऐसे विचार
सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहाँ पर इसमें जो है गलती है ये आपको पकड़ना है, और इतना शायद आसान नहीं है इस गलती को पकड़ पाना। ऐसे विचार, ठीक है, तो ऐसे विचार यहाँ पर इस शुद्ध अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। एक भाग पहचान, इसमें अशुद्धि है, ये आपको पहचानना है। सज्जन मनुष्यों के, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 91 का, वो होगा ख ऑप्शन, जिसमें गलती है। ठीक है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कौन से आंसर को सही माना गया है? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ख में गलती है, ख में मिस्टेक है, अशुद्धि है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पर। शेष शब्दों से भिन्न शब्द को पहचानना है, यानी कि इनमें से 3 शब्द एक समान होंगे और एक कोई भिन्न है, उसको पहचानना है। सद्गति, सत्कर्म, सत्यवादी या फिर सद्गुण। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से आपको राइट आंसर चुनना है जो इन चारों में से भिन्न है। तो देखिएगा, सद्गति, सत्कर्म और सद्गुण ये किसी की विशेषता बताते हैं, और सत्यवादी किसी के लिए बोला जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, सत्यवादी है। लेकिन सद्गति, सत्कर्म और सद्गुण ये अलग चीज़ को बताते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 92 का, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3rd होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पर। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द कौन सा है? निस्वार्थ का विपरीत बताना है, अपोजिट आपको बताना है। तो निस्वार्थ का विलोम क्या होता है? स्वार्थी। ठीक है, तो 93 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 पर। पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग और प्रत्ययों से मिलकर बना है? यानी जो शब्द है ना आध्यात्मिकता, इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है, आपको ये बताना है। तो देखिए 94 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आध्यात्मिकता में। ठीक है, आध्यात्मिकता में अधि और इक क्या है, उपसर्ग है, और प्रत्यय क्या है आपका, ता। प्रत्यय क्या है, देखिए आध्यात्मिकता। तो क्लियर है इतनी बात। उपसर्ग क्या है यहाँ पर, अधि है। ठीक है, उपसर्ग यहाँ पर क्या है, अधि है। और आधे एक शब्द तो हो गया आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक में अधि उपसर्ग हो गया और इक हो गया आपका प्रत्यय, और बाद में एक प्रत्यय लगा है ता, तो एक प्रत्यय हो जाता है ता। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 पर। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते हैं, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं। तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा है और वहाँ से आप समझ गए होंगे, ऑप्शन पहचान भी लिया होगा कि कैसे परोपकारी लोग हमेशा पूजे जाते हैं, जो हमेशा परहित करते हैं। ठीक है, सेवक एक सेवा करने की प्रवृत्ति अपने अंदर रख के दूसरों का हित करते हैं। तो 95 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक संसार की तुच्छता को, भौतिक शरीर की नश्वरता को, भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाने को, या निकट संबंधियों के अस्थायी प्रेम को। ठीक है, तो कठोर सत्य किसे कहा गया है? अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का एक ही बार में राइट आंसर करना है तो आपको गद्यांश जल्दी में लेकिन समझ कर पढ़ना होगा। जल्दी क्यों बोला मैंने? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। वो कब आप नहीं दोगे? जब आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत सारे क्वेश्चंस की, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, कम टाइम में पढ़ लोगे और साथ में समझ भी लोगे, तो आपको दोबारा पैराग्राफ पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जीवन का एक दिन अंत होना है, भौतिक शरीर को नश्वर होना है, इसको ही कठोर सत्य कहा गया है। तो 96 का 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई है? निर्बल जो भावनाएं हैं उन पर विजय कैसे पाया जा सकता है? पहला है अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, विजय पाने के लिए योजना बनाना, या ऐसी भावनाओं को मन में आने ही ना देना। जो निर्बल भावनाएं हैं उनके बारे में, उन पर विजय पाने के लिए क्या कहा गया है? 97 का क्या राइट आंसर होगा? तो इसके बारे में बोला है आपसे कि अच्छे कर्मों से अपना नाम अमर कर लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो निर्बल भावनाएं जो हैं उन पर आप खुद ब खुद क्या कर लेंगे, विजय पा लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन पर। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम
निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, या परहित और परोपकार करें। अब देखो यहाँ पर असली सीटेट का क्वेश्चन है। सीटेट क्या आपका जो चेक करता है वो यही चेक करता है, आपको सीटेट में चुनना होता है बेस्ट ऑप्शन। काफ़ी क्लोज ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं अधिकतर क्वेश्चंस में, जैसा कि यहाँ पर है, निस्वार्थ भाव से आप परोपकार करें, पर सेवा करें, प्रेरित करें या परहित करें, परोपकार करें। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक आपको टर्म दी है, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है कब, ऐसा बोला गया है पैराग्राफ में। तो प्रेरणा वाली बात के लिए इनमें से क्या सही ऑप्शन होगा, ये आपको बताना है। 98 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, हमारा जीवन प्रेरणा बन सकता है अगर हम बिना स्वार्थ के लोगों का भला करें, लोगों की हेल्प करें। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? पहला है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, या फिर कर्म पर आस्था रखना। धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य होता है? जो शब्द है धर्म का आचरण, इसका क्या उद्देश्य है, ये आपसे पूछा है। 99 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, धर्म के आचरण का जो उद्देश्य बताया गया है वो है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। जो अच्छे कर्म और गुण आप में हैं, आपने सीखे हैं, उनको आप सबको सिखाइए, बताइए, उसका प्रकाश फैलाइए। तो 99 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आ जाते हैं 100 पर। यहाँ पर आपको एक काव्यांश कविता के रूप में दिया है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आज़ाद वतन के बाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो अब 5 क्वेश्चंस आपको इस कविता पर बेस्ड जो है आंसर करने हैं। ठीक है, आसान सी कविता है, आसान शब्दों में आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, तो कथन में तूफान का क्या मतलब है? अब आपको मतलब पूछा है, ये जो आप बोल रहे हो कविता में कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने अपने पैरों से, तो यहाँ पर तूफान क्या है? कठिनाइयाँ हैं, आक्रमण है, लड़ाइयाँ हैं, आंधियाँ हैं। अब देखो, ऑप्शंस हैं अच्छे, अगर आप कविता के भावार्थ को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे तो बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं। सदियों से आप कठिनाइयों को झेल रहे हो, आक्रमण को झेल रहे हो, लड़ाइयाँ लड़ रहे हो, या आंधियाँ जो है, तूफान का मतलब यहाँ पर क्या है? तो देखो, तूफान का मतलब है कठिनाइयाँ, कि सदियों से बहुत जो कठिनाइयाँ हैं वो आई हैं जिन्हें हमने अपने पद तल से, पैरों से कुचल डाला है, इनको सामना किया है। तो पहला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तूफान का क्या मतलब है? कठिनाइयाँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। अंडमान से कश्मीर है भारत में, अंडमान से कश्मीर क्यों कहा गया? ये लाइन क्यों आई है? ये दोनों दूरस्थ राज्य हैं, बलिदानी राज्य हैं, क्रांतिकारी राज्य हैं, या पास के राज्य हैं, निकटस्थ हैं? तो देखिए, ये अंडमान से निकोबार अंडमान निकोबार से कश्मीर, ये है दूरस्थ राज्य, दूर के राज्य, इसलिए बोला गया है वहाँ से वहाँ तक। ठीक, तो ये दूर के राज्य हैं। इसका आशय क्या है कि दूर के राज्यों को यहाँ पर कंपेयर मतलब बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाता है, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है। तो हम भारतीय जहाँ भी रखते हैं अपना कदम, क्या हो जाता है? वहाँ पर शुभ कार्य होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ पर शुभ कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 103। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है पग, पद, चरण और नव। ठीक है, यहाँ पर आपको समानार्थी बताना है पैर का। तो देखो, पैर को पग भी कहते हैं, पद भी कहते हैं और चरण भी कहते हैं, नव नहीं कहते। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 103वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 104।
कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय, वीर बहादुर, स्वतंत्र या फिर अभिमानी। अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। देखो, ये जो आपके से पैराग्राफ पूछा जाते हैं ना किसी भी एग्ज़ाम में, ये मोस्टली आपको मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करें, आपको समझाएं किसी भी टॉपिक के प्रति। जैसे यहाँ पर देश के प्रति समझा रहा है, और गद्यांश में सत्य के लिए आपको बता रहा था कि सत्य कर्म करो, ठीक है, सत्य मार्ग पर चलो। तो ये हमें बहुत मतलब अच्छे से आपको ये चीज़ें दी जाती हैं जिससे आप भी कुछ समझें और सीखें। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या हैं? सबसे कुछ भी होने से पहले सबसे पहले हम भारतीय हैं। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, समाज की दृष्टि से शेष से भिन्न पद, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी, तो इनमें से कौन सा अलग है समाज की दृष्टि से, ये आपको बताना है। 105, तो 105 में रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना अलग शब्द हैं, मतलब सेम है, एक तरह के हैं। और अपनी अपनी, ठीक है, ये थोड़ा अलग शब्द है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं किस पर? अब आ जाते हैं पेडागोजी पर, जो कि आपके हर पोर्शन में काम आती है, चाहे CDP हो, चाहे आपका हिंदी हो, EVS हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, सब में काम आएगी। तो ध्यान से सारे क्वेश्चंस करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, पोर्टफोलियो को, या लिखित परीक्षा को? याद रखना, जब भी आप पेपर 1 करते हो और यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है प्राथमिक स्तर, तब भी आपको सोच कर क्वेश्चन का जवाब 1 से 5 तक के बच्चों के हिसाब से देना है। तो भाषा के आकलन जब हमें करना होता है प्राइमरी लेवल पर, तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है पोर्टफोलियो की तरफ। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ, गति, प्रवाह या अक्षर ज्ञान? पढ़ने को ये बोल रहा है, तो पढ़ने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पढ़ने की प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अर्थ, मीनिंग, या फिर गति, स्पीड, या फिर फ्लो, प्रवाह, या फिर अक्षर ज्ञान? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? अर्थ होता है। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप मीनिंग समझ पा रहे हो या नहीं, तो अर्थ सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 108, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों को लिखना सिखाना है, सबसे ज़रूरी क्या है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, या फिर विचारों की अभिव्यक्ति? तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये कि बच्चों को लिखना सिखाना है, तो सबसे ज़रूरी उसमें क्या होगा लिखना सिखाने में? 108 का राइट आंसर होगा फोर्थ, विचारों की अभिव्यक्ति। देखो, लिखते हम क्यों हैं? जिससे हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाएँ। लिखना या बोलना उसी का एक माध्यम होता है, ठीक है। तो बच्चों को भी लिखना सिखाने में सबसे ज़रूरी है। देखो, वर्तनी की शुद्धता भी ज़रूरी है, सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा नहीं इतना ज़रूरी, वर्तनी की शुद्धता ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। 109 आपसे कहता है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सबसे महत्वपूर्ण किसे मानते हो? अगर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बुक्स डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप किसे मानोगे? पहला ऑप्शन है प्रसिद्ध रचनाएं, भाषा की विभिन्न रंगतें, भाषा का विविध गद्य साहित्य, या प्रसिद्ध लेखक। तो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा? तो उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा भाषा की विभिन्न रंगतें, कितने कलर्स में भाषा की अलग अलग चीज़ें हैं ना, कलर्स का मतलब होता है अलग अलग चीज़ों को आप कैसे कैसे उनको दिखा पाते हो, बता पाते हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 पर। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है लैंग्वेज पोर्शन में, ठीक है, याद इसको अच्छे से देख लेना। उम्मीद है मुझे आपको सेशन में आपको ये अच्छा लग रहा होगा, सेशन आपके लिए यूज़फुल आपको लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक भी ज़रूर आप करते चलिएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के पेपर का, और आगे भी आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करना चाहिए, महत्व नहीं देना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, या अस्वीकार करना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि स्वीकार किया जाना चाहिए मातृभाषा को बहुभाषी कक्षा में। बहुभाषी का मतलब है जहाँ एक ही कक्षा में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग भाषाओं को समझने वाले
बच्चे होते हैं, तो उसमें उनकी मातृभाषा मदर टंग को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। भाषा सीखने सिखाने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, उसका परिवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग या अभिभावकों का साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना। तो क्या इसमें सही आंसर होगा? तो देखो, भाषा सीखने के लिए या सिखाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका होता है एनवायरनमेंट, आपका आस पड़ोस। आस पड़ोसी मतलब पड़ोसी नहीं, भाषा का समृद्ध परिवेश। आप इसको इस बात से समझोगे, तब आप कहीं पर इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन करते हो सीखने के लिए, तब आप वहाँ पर जाते हो, तो चाहे किसी को टूटी फूटी आती है या किसी को अच्छी आती है, सब वहाँ इंग्लिश, मतलब ये एक रूल होता है वहाँ पर कि इंग्लिश में बात करनी है। जैसे आप वहाँ एंटर करते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, मतलब सारी कोशिश ये होती है कि बात किस में की जाए, इंग्लिश में। यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे आपको उस भाषा को सीखने में हेल्प मिले। तो कोई भी भाषा हो, हिंदी ही नहीं, इंग्लिश ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लिए होता है आपका एनवायरनमेंट, आपका परिवेश कैसा है, उसमें वो भाषा किस तरह बोली जाती है। अच्छी तरह बोली जाती है तो अच्छा आप पर इफ़ेक्ट होगा, और अच्छी नहीं बोली जाती तो आप पर वैसा ही इफ़ेक्ट होगा जैसी बोली जाती है, ठीक है। और कई बार परिवेश देखो हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार एक बहुत मान लीजिए आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, ठीक है, बहुत अच्छा आप बाहर से पढ़ लिख कर आए हो ये वो, और फिर कुछ टाइम आप ऐसे माहौल में, ऐसे परिवेश में रहते हो जहाँ पर कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता है, तो धीरे धीरे आप देख पाओगे कि आपकी भी इंग्लिश या तो वो आप बोलना बंद ही कर दोगे धीरे धीरे, या फिर वो टूटी फूटी हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है हमारी लाइफ के हर एक आस्पेक्ट पे, और उसी तरह भाषा पर भी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित हैं। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो सही नहीं है वो थर्ड ऑप्शन है कि भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। नहीं, जो भाषा कौशल है, भाषा और कौशल किसी भी चीज़ में मास्टरी है ना, भाषा, लैंग्वेज और मास्टरी, इनमें अगर हम देखें तो भाषा कौशल जो है वो एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। ये बात गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 113 पर। बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चे जब भाषा का प्रयोग करते हैं तो जो उनसे मिस्टेक होती है उसके बारे में क्या सही नहीं है? पहला कहता है त्रुटियों का अर्थ है भाषा की अज्ञानता। दूसरा है त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। और फोर्थ है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव होता है। तो 113 का सीधा सीधा आप देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन जो है वो उचित नहीं है। त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता नहीं। अगर आप किसी चीज़ में गलती कर रहे हो, दैट डजेंट मीन कि आपको उसका ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान होता है पर आप तब भी गलती करते हो। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सरासर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, वैसे गलत है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। 114 आपसे कहता है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सबसे उपयोगी है? भाषा का आकलन फिर से आपको करना है, भाषा का आकलन या असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के असेसमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पहला, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाओ। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताओ, या फिर ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र का नाम बताओ। तो देखो बाकी 3 क्वेश्चन में आप सीधा देख पा रहे हो कि डायरेक्ट एक आंसर होगा। हामिद ने क्या खरीदा? ये खरीदा। मुख्य घटना ये, मुख्य पात्र ये। लेकिन ईदगाह की कहानी को अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में बताओ, तो ये सबसे अच्छा असेसमेंट होगा लैंग्वेज का। ज़्यादा इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते हैं इतनी बातें। 115 आपसे कहता है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता अनुकरणीय होती है, यानी कि वो देखकर सीखते हैं। बिल्कुल होती नहीं है। जन्मजात होती है या अर्जित की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका लैंग्वेज के बारे में आपका क्या विचार है, ये आपको इस क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कैसे होती है? तो देखो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। यानी कि वो जब सीखना शुरू करते हैं तभी होती है, वो जन्म से ही उनमें होती है भाषा सीखने की क्षमता। 116
बच्चों की भाषा सीखने में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शुद्ध उच्चारण, बातचीत करना, सुंदर लिखना, मानक वर्तनी। बताइए 116 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों को भाषा सिखानी है तो उनसे बातचीत करिए। सबसे बढ़िया तरीका है बच्चों को भाषा सीखने का बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, और ये किसी भी लैंग्वेज के लिए है। जब जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है? प्राइमरी लेवल पर भाषा को सीखने का या सिखाने का क्या मतलब है? भाषा का प्रभावी होना, साहित्य की रचना, आलंकारिक भाषा का प्रयोग या फिर वर्णमाला सीखना। प्राइमरी लेवल पर क्या है मतलब भाषा का जो मतलब है सीखने का? तो देखो, प्राइमरी लेवल पर सिर्फ भाषा का प्रभावी प्रयोग आपको सिखाया जाता है। साहित्य, अलंकारिक भाषा, वर्णमाला का जोर नहीं होता है। प्राइमरी लेवल पर बेसिकली चीज़ें बहुत आसान होती हैं, सिर्फ भाषा के प्रयोग पर एक ध्यान दिलाया जाता है बच्चे का। 118 क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन से बच्चे भाषा सीखते हैं, ऐसा किसने बोला है? अब जब भी बात आती है सोशल की, सामाजिक की और समाज की, तो नाम आता है 2 से 3 लोगों का आता है, ठीक, साइकोलॉजिस्ट का आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आता है वाइगॉत्स्की का। तो जब भी आपको आंसर ना पता हो और समाज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हो आपसे सीटेट में, पेडागोजी में, तो आप नाम लेंगे वाइगॉत्स्की का, और ये बताया भी वाइगॉत्स्की ने है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा को सीखते हैं, ये वाइगॉत्स्की का कथन है, यानी कि उनकी थॉट है, उनका विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? प्राइमरी लेवल के बच्चों का भाषा विकास करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्या होगा? समाचार पत्र, बाल साहित्य, पत्रिका या पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों के लिए हमेशा बताया गया है बाल साहित्य। बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है प्राइमरी लेवल पर? बाल साहित्य। उसकी हेल्प से बच्चों की भाषा विकास अच्छे से हो पाता है। 119 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? एक हो गया भाषा को सीख रहे हैं और एक हो गया अर्जित कर रहे हैं, उसको ग्रैब कर रहे हैं। एक तो लर्न करना हो गया, एक ग्रैब करना हो गया, एक हो गया सीखना, एक अर्जित करना। मुख्य अंतर क्या है? लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का आपका ये। तो 120 का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, भाषा का परिवेश। सिर्फ और सिर्फ भाषा परिवेश का अंतर होता है भाषा को सीखने और अर्जित करने में, ठीक है। जब हमारा माहौल ऐसा होता है, चारों तरफ हमारे लोग होते हैं, भाषा को अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, नहीं, और कहीं पर हमें भाषा को होता है सीखना। तो किस पर अंतर मेन क्या है दोनों का? भाषा का परिवेश, लैंग्वेज का जो एनवायरनमेंट है वो, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखेंगे और हिंदी का कंप्लीट हमारा पेपर हो गया 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी और आपके साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ, और उसके कंप्लीट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम तक हम आपकी कोशिश हमारी है कि आपको हम प्रीवियस ईयर के ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर करवाएं, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि अब आप हमें प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस ही करवा दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट पहले लाइक कर दो जाने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, और जाने से पहले बस इस वीडियो को आप शेयर कर देना अपने सीटेट वाले ग्रुप में, जहाँ पर भी आपके दोस्त लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को विज़िट ज़रूर कर लेना, बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, और उसमें कोई फालतू डिस्कशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। जो आपके लिए जाना ज़रूरी है वही हमने डिस्कस किया है। कोई आपकी डाउट है, क्वेरी है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी अच्छे से करते रहिए, और अगर आपको चाहिए सीटेट के नोट्स तो इस नंबर पर कर सकते हैं आप कांटेक्ट। तब तक के लिए थैंक यू।